हेलो पीपल। सो इस वीडियो में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वैसे मैंने बोला था कि इस एपिसोड में हम लोग बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस देखेंगे, पर उससे भी पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो उनको समझ लेते हैं, ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, हर किसी ने टेम्परेचर के बारे में हर कोई जानता होगा, है ना, कि गर्मी हो रही है, ठंड हो रही है, उस टाइप से। राइट। सो अच्छा, इस ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो है ही, पर इसके थ्रू हम लोग एक नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज एवरेज। ठीक है, कि किसी भी फंक्शन का एवरेज कैसे निकाला जाता है, कंटिन्यूस फंक्शन का। देखो, टेम्परेचर अगर मैं तुमसे बोलता हूँ तो टेम्परेचर एक कंटिन्यूस चीज़ है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? जैसे कि अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, ठीक है, और मैं बोलूँ कि यार आज के दिन सुबह को इतना टेम्परेचर था। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर आप देखेंगे तो वो ऐसा तो है नहीं कि यार एक एक घंटे में निकाला जाता है। वो तो आप कंटिन्यूसली निकालोगे ना। ठीक है, तो मानो अगर ये टेम्परेचर का स्केल है, ठीक है, जिसमें आप मान लो डिग्री सेल्सियस में आप निकाल रहे हो, ठीक है, और ये टाइम है, दिन में 24 घंटे होते हैं, ये जीरो से स्टार्टिंग करके हम लोग आपका 24 तक जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करते हुए आपका एक कंटिन्यूस ग्राफ आएगा ना। इनफैक्ट ग्राफ कुछ इस तरीके से हो सकता है, जहाँ तक है कि सुबह सुबह थोड़ी ठंड होती है तो टेम्परेचर कम होगा मान लो, है ना, और फिर ऐसे बढ़ेगा बढ़ेगा और रात में आके मान लो फिर से ऐसे पहुंच गया। ठीक है, ऐसा ही ग्राफ आएगा, है ना। टूटा फूटा ग्राफ तो आएगा नहीं इस टाइप से, ऐसे 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 तो हो ही नहीं सकता। इस टाइप की गैप्स तो आ नहीं सकते, डिस्क्रीट ग्राफ नहीं बन सकता बेसिकली, क्योंकि टेम्परेचर आप पूरे टाइम, क्योंकि टाइम जो है वो एक कंटिन्यूम है। ठीक है, ये हमें कभी नहीं बोलना चाहिए कि एक तो स्पेस, टाइम, डिस्टेंस, स्पेस में सब कुछ आ गया। ठीक है, तो स्पेस टाइम, ये आइंस्टाइन ने बोला था, वैसे तो हटा फालतू कहाँ घुस रहा हूँ मैं। बेसिकली टाइम एक कंटिन्यूम है, टाइम को आप डिस्क्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, कि आपने बोला कि इस इंटरवल्स में बांट लिया मैंने ठीक है, जैसे इंटरस्टेलर के एंडिंग में दिखाया गया था। अरे कहाँ जा रहा हूँ मैं, छोड़ हटाओ सब। हाँ, तो टाइम हमारा एक कंटिन्यूम है, तो इस वजह से हमारा जो टेम्परेचर है, तो उस तरीके से कंटिन्यूस ग्राफ जो है वो बनेगा। ठीक है, ओके, परफेक्ट। अब जब तुम्हारा बंदा या गूगल या कुछ भी ये बोलता है कि मान लो ये हम लोगों ने, मान लो ये जो ग्राफ बनाया है, मान ले ये है ग्राफ किसी डेट का है, मान लो 24, महीना कौन सा चल रहा है ये, पता नहीं कौन सा चल रहा है, मान लो 24 अक्टूबर, निकल भी चुका अब तो। मान लो 24 अक्टूबर को, ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि 24 अक्टूबर में भाई साहब एवरेज टेम्परेचर कितना था। तो वो तुम्हें एक एवरेज टेम्परेचर बता देता है। मान ले उसने बता दिया तुम्हें कि एवरेज टेम्परेचर था वो 20 डिग्री सेल्सियस था। तो इस एवरेज टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ? व्हाट डज दैट इवन मीन? क्यों भाई, क्या लगता है तुम्हें? ठीक है, मान लो ये जो पीक आई है इसकी, मान लेते हैं इसकी जो ये पीक है, मान लो ये आई है 32 डिग्री सेल्सियस पे। ये जो इसका मिनिमम जो तुम देख पा रहे हो कि सबसे कम जो है वो यहाँ पर है। मान लो इसकी शुरुआत जो सुबह सुबह जो इसकी शुरुआत हुई थी, वो मान लो 10 डिग्री सेल्सियस से हुई थी। ठीक है, और जब रात में ये ख़त्म हुआ है, ठीक है, ये जो रात में इसकी ख़त्म हुआ है, ये मान लो 15 डिग्री सेल्सियस, जो भी है, मतलब इस टाइप से हमने ग्राफ बनाया है इसका। तो ये जो 20 डिग्री सेल्सियस होगा, जो कि लगभग यहाँ पर होगा, इसका मतलब क्या है? तो 20 डिग्री सेल्सियस जो हम एवरेज जो हमने डिफाइन कर रखा है, क्योंकि इसमें आपको एक्चुअल में डिफाइन करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, जब हम बोलते हैं कि एवरेज, जब आप किसी भी क्वांटिटी का एवरेज बोलते हो, तो आप क्या कर रहे होते हो? मानो मैंने बोल दिया कि मेरे पास 10 टॉफ़ीज़ हैं, ठीक है, और अलग अलग कंपनीज़ की हैं। तो मान लो एक कोई 2 रुपये की है, ठीक है, दूसरी भी 2 रुपये की है, और तीसरी मान लो 3 रुपये की है, कोई 1 रुपये की है, कोई आधे रुपये की है। मान लो इतना ही हो गया, मान लो इतना ही मान लेते हैं। ठीक है, हमारे पास इतनी टॉफीज़ हैं। कितनी हो गई टॉफीज़ आपकी? 3 4 5 टॉफीज़ हैं। तो हम इन पाँचों को प्लस कर देते हैं और उसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो आंसर आएगा दैट वुड बी आर एवरेज। तो जैसे ये कितना हो जाएगा, 4 + 7, ये आपका 8, ये 8.5 हो गया, 8.5 डिवाइडेड बाई 5। अब तेरी ये क्या है, 85, यानी कि 1। हाँ ठीक है, मेरे को 12 के बाद टेबल नहीं आती है। ठीक है, बीइंग अ मैथ्स टीचर आई एम अ क्वाइट इडियोटिक इन कैलकुलेशन स्टफ। एनीवेज आई गेस 17 तो बिल्कुल नहीं, 17, हाँ 17 ये तो होगा। 15 करते हैं तो 75 आता है ना, तो या 17 होगा। सो 1.7 हो जाएगा। खैर उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता कि ये सही है या गलत है। पॉइंट ये है कि एक टॉफ़ी का एवरेज हम लोग ऐसे निकालते हैं। ठीक है, पर ये तो तब हो जाता है ना जब आप बोलते हो कि मेरे पास 5 टॉफ़ीज़ हैं। ठीक है, पर यहाँ तो पूरा मामला ही अलग हो गया ना। यहाँ तो एक कंटिन्यूम है, मतलब यहाँ तो एक इन्फाइनाइट वैल्यूज़ हैं। अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि 0 से 24 में कितनी वैल्यूज़ हैं, तो इन्फाइनाइट वैल्यूज़ हैं। पर अगर मैं तुम्हें मानो ये बोल दूँ कि इसको तुम 5 5 के हिसाब से ले लो, ठीक है, तो मान लो हम तो यहाँ पे कोई भी 5 वैल्यूज उठा लेते हैं। मान ले तो यहाँ पे उठा ले, ठीक है, मान लो यहाँ पर आपकी वैल्यू जो है वो 15 है। ठीक है, यहाँ पे कितनी है, 32 है, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 15 है। तो मानो किसी ने ये कर लिया, तो 0 पे कितनी थी, 10, तो 10 15, मान ले बीच में कहीं पे उसने 20 भी उठा ली एक। ठीक है, तो 20, फिर 32, और उसके बाद कितनी थी, आखिरी में 15 हो गई थी फिर से। ठीक है, सो डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज तुमने ली है, 5, सो 5। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, जो भी आ जाएगा। तो इसको हम एवरेज टेम्परेचर बोलते हैं क्या? तो तुम मतलब काइंड ऑफ बोल सकते हो, पर फिर सेंस क्या बना, मतलब एक वो तो नहीं आया ना, एक मजेदार चीज़ नहीं आई। ठीक है, तो अब देखिए मैथमेटिशियंस ने क्या बोला। मैथमेटिशियंस ने बोला यार कि कुछ नहीं है, देख 0 से 24 है ना।
ठीक है, तो तुम कुछ मत करो, तुम इस पूरे इंटरवल को वही बोलने वाला हूँ मैं जो तुम सुनना चाह रहे हो कि इसको n इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए बॉस। ठीक है जी, कर दिया डिवाइड। ठीक है, n इक्वल हिस्सों में हमने इसको जो है डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आपका मैंने साहब ने ऐसे करके डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, तो अब आप अपर ले लो या लोअर ले लो, यानी या तो लेफ्ट मोस्ट ले लो या अप लेफ्ट, चलो मानो लेफ्ट मोस्ट लिया, तो लेफ्ट मोस्ट में यहाँ पर कितनी है 10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, उसके बाद इस वाले इंटरवल का लेफ्ट मोस्ट में कितनी है, जो भी वैल्यू होगी वो तुम्हें ग्राफ में मिल जाने वाली है, राइट। फिर इधर पे कितनी है वो मिल जाएगी तुम्हें यहाँ से बड़े आराम से। ठीक है, तो हमने किया क्या, हमने एक्चुअल में फिर से वही किया जो मैंने अभी तुम्हें प्रीवियस में जो डिस्टेंस समझाया था तुम्हें, मैंने वही डिस्टेंस वाली चीज़ कर दी हमने यहाँ पर भी, है ना। हमने क्या करा, हमने ये कर दिया बेसिकली कि ये जो ग्राफ था उसका हमने एक कॉन्स्टेंट ग्राफ बना दिया ऐसे करके। ठीक है, कि इतने इतने इंटरवल में कांस्टेंट है, और उसकी ये जो वैल्यू आई, मान लो ये आ गई 10, मान लो ये आ गई 12, मान लो ये आ गई 15, ये आ गई 17। ठीक है, ऐसे करते करते हम 32 तक गए होंगे। तो इतने से इतने इंटरवल में मैंने 10 मान लिया, तो मैंने बोल दिया भैया 10 डिग्री सेल्सियस, फिर प्लस, अब मैंने बोला इतने में कितनी है 12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ऐसे करते करते जितने तुमने हिस्से करे होंगे उतनी ही वैल्यू यहाँ पे लिख दूंगा मैं ले जा करके। ठीक है ना, तो नीचे क्या होगा, नीचे n से डिवाइड कर देंगे। तो अगर मैं इसको सिस्टमैटिकली लिखूँ एकदम, तो मान लीजिए जो तुम्हारा टेम्परेचर है, ठीक है, इनफैक्ट टेम्परेचर वाला एग्जाम्पल तो खत्म करते हैं, हमें तो टेम्परेचर से ये समझना था कि इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो मान लो कोई भी एक फंक्शन है जो कि आपका a से b में कंटिन्यूस है। ठीक है, तो ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, तो ये a से b में कंटिन्यूस होना चाहिए, उससे मतलब नहीं उसके आगे पीछे क्या हो रहा है। सो a से b में हमने वही इसके n जो है इंटरवल्स कर दिए हैं। तो अगर मुझसे बोला जा रहा है एवरेज वैल्यू ऑफ fx, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मतलब मैथमेटिशियंस ने इसको ऐसे लिखा कि हम इसको n इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दें। ठीक है ना, तो जो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है अरिथमेटिक में नंबर्स के लिए, वो क्या होता है कि टोटल सम कर दो हर चीज़ का। तो मानो हमने यहाँ पे ऐसे करके n वैल्यूज ले ली, ठीक है, ऐसे करके। तो अगर आप a पर निकालोगे, ठीक है, तो a पर जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो मान लो हो गई एफ ए। ठीक है, उसके बाद ये कौन सी है, ये होगी a प्लस एच, वही सेम फॉर्मूला लग जाएगा बिल्कुल, राइट। तो होगा एफ ए प्लस एच। ठीक है, और ऐसे करते करते आखिरी में आप जाओगे एफ बी तक। अगर देखा जाए तो ये जो सम आया है ये तो वो रेक्टेंगल वाला जो हम लोगों ने एरिया निकाला था वैसी वाली चीज़ है, बस हम एक्चुअल में एरिया निकाल नहीं रहे हैं, हम कुछ और ही कर रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, पर मैथमेटिशियंस ने बोला हम जान पूछ के करेंगे फिर ये हरकतें। देखो 1/n आ गया हमारे पास, और ये इसको तो हम लिख सकते हैं सिग्मा एफ के अंदर a प्लस आर एच, जहाँ पे r जो है वो 1 से n तक जा रहा है। ये अपर क्लिक कर दिया, लोअर क्लिक कर लो, जो भी तुम्हारा मन है। ठीक है, उसके हिसाब से आप सिग्मा निकाल सकते हो डिपेंडिंग ऑन। और उसके बाद अब ये जो n है, ये n एक्चुअली क्या है भाई, अगर मैं बोलूँगा तो अगर तुमसे मैं बोलूँगी इसकी एक की विड्थ कितनी है, मान लो हमने इसको h बोल दिया, तो ये कितनी होगी b माइनस ए डिवाइडेड बाई n। सही कह रहा हूँ मैं एकदम, यानी कि n जो होता है वो किसके बराबर हो गया, या फिर आप सीधे सीधे बोलो 1/n किसके बराबर हो गया, 1/n। ठीक है, b माइनस ए को उधर ले जाओ, तो दैट वुड मेक इट h बाय b माइनस ए। तो वो मैंने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया। सो इट इज h बाय b माइनस ए, और सिग्मा में अभी भी वही नौटंकी आपकी लिखी हुई है एफ ए प्लस आर एच। ठीक है, लोग समझ गए होंगे अब क्या होने वाला है। अगर मैं इस h को हटा करके अंदर ले जाऊँ, ठीक है, तो ये जो हमारा बन गया ये तो पूरा वो सम ऑफ रेक्टेंगल बन गया। ध्यान से देखो एकदम, एक एक रेक्टेंगल का सम निकल जाएगा, ध्यान से देखो एकदम, हर एक रेक्टेंगल का जो है आपका सम निकल गया इस वाले से। ठीक है, और अब मुझे बस एक काम करना है, और मुझे क्या बोल देना है कि एवरेज अगर मैं निकाल रहा हूँ तो बस यहाँ पे एक प्यारा सी चीज लिख दो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पर भी वही लिख देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज लिख देते हैं। एक्चुअल में ऐसा निकाला जाता है जब तुम टेम्परेचर के देखते हो ना गूगल पे, और उन सब जो वेदर फोरकास्टिंग करते हैं ये सब करते हैं, वो लोग ऐसे ही निकाला जाता है, ऐसी कैलकुलस करी जाती है। हालांकि उनको खुद को नहीं पता होगा कि वो कैलकुलस कर रहे हैं, या हो सकता है उनको पता हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कियोस थ्योरी और वो सब चीज़ें लगती हैं बहुत एडवांस लेवल। ठीक है, एनीवे, सो 1/b माइनस ए, ये तो एक कांस्टेंट है, राइट, तो ये तो बाहर निकल गया 1/b माइनस ए। और अब जो बच गया, अगर मैं उसको ध्यान से देखता हूँ कि क्या बच गया मेरे सामने, तो h बाहर आ चुका है, सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक, f के अंदर a प्लस आर एच। h क्या है यहाँ पर, b माइनस ए बाई एन। तो ये जो पूरी चीज़ तुम्हारे सामने लिखी हुई है, इसी को तो मैंने क्या बोला था, इंटीग्रल ऑफ a से b एफ एक्स, राइट। अच्छा, आप चाहो तो dx भी लगा सकते हो, लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। सो 1/b माइनस ए, दिस इज द एवरेज। खत्म, बात खत्म हो गई यहीं पर ही। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ में आ गई कि अगर हमें एक एवरेज ऑफ अ फंक्शन हमें निकालना है तो वो इसके बराबर होगा। तो ये तो हमने जैसे लिटरल सेंस में निकाल दिया कि हाँ भैया एवरेज ऑफ फंक्शन जो है वो इस तरीके से होता है, पर ये काफ़ी तक एक मैथमेटिकल चीज़ थी, इसकी कोई फीलिंग नहीं थी, राइट। तो लोगों ने फिर इसको सोचा कि मैथमेटिकली तो चलो ठीक है, अगर मैं इंट्यूटिवली इस चीज़ को सोचता तो बड़ी जल्दी निकाल सकता था। ठीक है, मैं तुम्हें एक एनालॉजी देता हूँ जो कि है वाटर एनालॉजी। ठीक है, पानी वाली एनालॉजी है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि तुम्हारी बाल्टी में पानी भरा हुआ है। ठीक है, अपने दिमाग में सोचो एक बाल्टी है, उसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो मान लें हम बाल्टी भी क्या लेंगे, बाल्टी तो तुम फिर एक उसकी तरह लोगे,
मानो तुम ऐसे लोगे, ठीक है, इस तरीके से, और ये पानी भरा हुआ है इसमें। तो जैसे पानी, और तुमने मानो कोई अपना हाथ डाल के उसमें ऐसी लहरें से निकाल दी हैं, तो ऐसे मानो ऐसे करके पानी हो गया है अभी फिलहाल, ठीक है, समझ रहे हो, थोड़ी सी लहरें टाइप की आ गई हैं, जैसे यहाँ से ऊंचा है फिर यहाँ नीचा है, ठीक है ना, इस टाइप से है, ठीक है। तो ये तो तुमने अभी करा था, तो ऐसा इसका जो है पानी जो है वो ऐसा हो रहा है। पर अगर मैं थोड़े टाइम बाद इस बाल्टी को दोबारा देखूंगा, अगर मैं इस बाल्टी को दोबारा देखूंगा, तो मुझे नहीं लगता एक पॉइंट ऐसा आएगा पानी बिल्कुल बैठ जाएगा, सेटल हो जाएगा एकदम, ठीक है, सही बात है एकदम, क्या मैं सही कह रहा हूँ, एकदम सही बात है एकदम। सो हम एवरेज फंक्शन को भी ऐसे ही देख सकते हैं, मतलब कि जैसे कि कोई भी अगर एक कंटिन्यूस ग्राफ है ऐसे करके, और तुम ए से बी में देख लो, तो ऐसा मान लो जैसे बाल्टी है ये, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना, बाल्टी वाली फीलिंग आ गई होगी, ये पानी की वेव है, ठीक है। तो हम उसको सेटल होने की दे लगेंगे, सेटल मतलब कि देखो यहाँ से थोड़ा सा नीचा हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा नीचा हो जाएगा, और यहाँ से थोड़ा सा उठ जाएगा। कितने लोगों को फील आ रही है इस चीज़ की? तो फील, अगर फील आ रही है तो समझ गए होगे तुम कि थोड़ी देर बाद ये शायद ऐसा हो जाएगा, थोड़ी देर बाद ये पानी जो है आपका एकदम सिंपल सा ऐसा हो जाएगा। अब कोई कहेगा ठीक है, मतलब तो लेकिन इसका मतलब क्या बना, मतलब इससे हम क्या करना चाहते हैं? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि देख, यहाँ पर तो अगर आप देखोगे तो आपका जो 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 ग्राफ है वो तो हमेशा चेंज हो रहा है, पर अगर मैं ये वाला ग्राफ देखता हूँ तो ये कांस्टेंट है, ठीक है। इनफैक्ट अगर मैं सिंपल एक कांस्टेंट फंक्शन तुम्हें दे देता, मान लो मैं तुम्हें दे दूँ एफ एक्स इक्वल्स टू 2, ठीक है, तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, एफ एक्स इक्वल्स टू 2 का, ये अगर 2 है आपका तो दिस इज द ग्राफ, राइट, वाई इक्वल्स टू 2, राइट। तो अगर आप कोई भी ए से बी में निकालना चाहते हो इसका एवरेज, तो एवरेज से कोई लेना देना ही नहीं है इसका, तो मतलब कहने का मतलब ये तो हर जगह सेम है ना। तो अगर आप बोलते हो कि इसका एवरेज वैल्यू क्या है फंक्शन की ए से बी में, तो तुम बोलोगे 2 ही है, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन में तो कोई दिक्कत होती नहीं थी, दिक्कत तो नॉन कांस्टेंट फंक्शन में हो रही थी, सही कह रहा हूं मैं एकदम। तो जो नॉन कांस्टेंट जो आपका बंदा है उसके लिए हम लोग अपने वाटर एनालॉजी यूज कर रहे हैं कि हम ये बोलेंगे कि एरिया अंडर द कर्व जो है वो दोनों का सेम हो जाए। बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने एक झटके में। अगर मैं ए से बी में हूं और मेरा ये मानो ऐसे करके मेरा जो है ग्राफ आपका बन रहा है फॉर ए टू बी, ठीक है, मान लो इस तरीके से आपका ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो ये इसके नीचे जो है वो कुछ एरिया अंडर द कर्व होगा, है ना। तो एक मिनट, अगर मैं इसको थोड़ा सिस्टमैटिकली बनाऊँ ना तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा एक ही बार में। तो जैसे मैंने ये ऐसे कवर कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो, आई होप सो, हाँ, तो ये व्हाइट कलर का हमारे सामने आ चुका है। मैं ये कह रहा हूं कि एक ऐसा अप्रोक्सीमेशन लेते हैं जिसको हम लोग एवरेज बोल रहे हैं, वो एक्चुअल में यही है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं कि एक ऐसी वैल्यू लेते हैं, मान लें उस वैल्यू को हम के बोल देते हैं, ठीक है, मान लो हमने उसको के बोल दिया, ऑलराइट। सो फॉर के नाउ मान लो के आपका यहाँ पर है कहीं पे, ठीक है। तो के अगर ये, तो हम एक कांस्टेंट फंक्शन लेते हैं दैट इज वाई इक्वल्स टू के, ये, ठीक है। तो ये जो मैंने ऑरेंज कलर से बनाया है ये लाइन है वाई इक्वल्स टू के की, क्योंकि ये पॉइंट आपका के है। तो अगर मैं के के नीचे जो मैं अगर आपका ग्राफ बनाऊं, समझ रहे हो बात को, अगर मैं ये ग्राफ बनाऊंगा ऐसे करके, तो ये जो ऑरेंज वाला जो ग्राफ होगा इसका अगर आप एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे ना, तो ऑरेंज वाला एरिया, जो ऑरेंज वाला जो ग्राफ मतलब जो एरिया आया है आपका, और जो वाइट वाला जो एरिया आया है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपके बराबर हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों आपके बराबर हो जाएंगे। लो इंडिया का फ्लैग बन गया बस थोड़ा वाइट और ब्लू का चक्कर पड़ गया, बस समझ में आ गई तुम्हें बात कि हमारा मेन एम ये बन गया। तो कोई कहेगा ये तो मुझे बात समझ नहीं आई कि एनालॉजी क्या बनी। तो मैंने कहा देख, ये एनालॉजी एक्चुअली उस फॉर्मूले से आ रही है। देखो, जो हमने भी एवरेज निकाला है वो किसके बराबर आया है, 1/b माइनस ए इंटीग्रल ऑफ ए से बी एफ एक्स, यही तो किया है तुमने, ठीक है। अगर मैं इस b माइनस ए को उधर ले जाऊंगा, मान ली इस एवरेज को थोड़ी देर के लिए तुम k बोल दो, तो k इंटू बी माइनस ए इक्वल्स टू ए से b एफ एक्स, तो मैं एफ एक्स डी एक्स बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में देखा जाए तो। राइट हैंड साइड तो मैं बड़े आराम से पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने पॉजिटिव फंक्शन लिया है, तो मैं बड़े आराम से बोल सकता हूँ कि ये सिंपल लिखा हुआ है एरिया अंडर कर्व, राइट, एरिया अंडर एफ एक्स, ठीक है। ये आपका सीधे सीधे एरिया है, राइट, एरिया ऑफ द फंक्शन, जो कि हम लोगों ने व्हाइट कलर से अभी शो भी किया था, ऐसे करके हमारा जो फंक्शन था ऐसे करके वो जो पूरा व्हाइट कलर से था, दैट वाज आपका ये आपका वो इंटीग्रल लिखा हुआ है। अब जरा मैं इस लेफ्ट वाले को इंटरप्रेट करने की कोशिश करूँ, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से जो हमने बकायदा निकाली है, हमने ऐसे मजे में लिखनी थी है, ये बस हमने डिराइव करा है बकायदा। तो इसके लॉजिक के हिसाब से b माइनस ए क्या है, ये है b माइनस ए, लो ये तो है, यही तो है b माइनस ए, ठीक है। तो अब ये जो k है ये क्या है, अगर मैं बोलूँ ऐसे नहीं बोल सकता कि अगर ये ब्रेथ है और ये आपकी लेंथ है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ये तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखा हुआ है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में तुम्हारी विड्थ आ चुकी है, लेंथ हमने निकाल ली, लेंथ हमारी क्या है, लेंथ हमारी k है, जिसको हम लोगों ने एवरेज वैल्यू बोल रखा है, ठीक है जी। सो ये जो ऑरेंज कलर का आपके सामने रेक्टेंगल बना हुआ है, इसका जो एरिया है दैट शुड बी इक्वल टू द व्हाइट वाला एरिया। तो ये कितना सुंदर सा कंसेप्ट बन जाता है कि जैसे वेरिएशन तो यार भाई साहब बहुत भयंकर भयंकर लेवल का हो सकता है, सोचो ना, इस टाइप का वेरिएशन हो सकता है। पर हम क्या बोल रहे हैं, अगर तुम यहाँ से यहाँ तक जाना है तो हमें एक ऐसी लाइन ढूंढेंगे, मान लो ये वाली लाइन, ठीक है, जिसका अगर तुम एरिया निकालोगे
फॉर ए टू बी, अगर आप इस रेक्टेंगल का पूरे का एरिया निकालते हैं, दैट वुड बी इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, आई थिंक सो मैं समझा पा रहा हूँ इस बात को। ठीक है, तो हम ऐसे तो बहुत आराम से बोल सकते थे भाई, हमारे को वो तो पता ही है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये तो हमारा एरिया अंडर दी कर्व हो गया। हम बोल रहे हैं कि एक ऐसी वैल्यू ढूंढो जिसको हम एवरेज बोलेंगे। मान लो हमने उसको बोल दिया के, जिसका अगर मैं सम ऑफ रेक्टेंगल निकालूं, सम ऑफ रेक्टेंगल कह रहा हूँ सॉरी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालूंगा, तो के इंटू बी माइनस ए, ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ये बराबर हो गया इसके। तो वो जो लाइन होगी के, वो किसके बराबर होगी, बी माइनस ए को उधर ले जाओ, सो 1/b माइनस ए इंटीग्रल ऑफ ए से बी एफ एक्स, खत्म बात। ठीक है, ठीक है, अभी मैं इसको वर्ड्स में और लिख दे रहा हूँ एक जगह पे, उससे तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए तुम जैसे ये वाला एक बार एग्जांपल लेकर देखो, तुम्हें इससे अच्छी फील आएगी थोड़ी। ठीक है, सो जैसे मान लो हमने ये एग्जांपल लिया, तो जो ऑरेंज कलर से कर्व बना हुआ था, ये हमारा मतलब ये हमारा फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है, मान ले इसका एवरेज जब तुमने निकाला, ठीक है, मान लो वो एवरेज तुम्हारा आ गया कुछ भी, क्या बोलें उसको, एक मिनट को, इसको एक तो कलर का थोड़ा चक्कर पड़ जाता है, क्योंकि कई लोग मुझसे बोलते हैं कि रेड हो गया, इस टाइप के कलर दिखते नहीं है स्क्रीन पे, तो मेरे को कुछ सेलेक्टेड कलर्स ही रह जाते हैं फिर एक पॉइंट के बाद ना। तो मान लो तुम्हारा एवरेज ये आ गया, जिसको हमने बोला है के। ठीक है, ये हमारा के आ गया। तो ये जो तुम्हारा आया है, इससे तुम क्या समझ सकते हो? ठीक है, तो हम इससे ये चीज़ समझेंगे कि देखो इस ब्लू लाइन से ऊपर क्या क्या तुम्हें दिख रहा है, एक तो ये दिख रहा है ना, ये चीज़, राइट, और एक हमें ये दिख रहा है, ये वाली चीज़, राइट। तो तुम इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो, विजुअली इमेजिन ऐसे कर सकते हो कि ये लौट करके यहाँ पे आ गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात, कि ये जो ब्लू कलर का पार्ट है वो यहाँ से मिट गया, और यहाँ पे फिल हो गया, ठीक है। एंड सिमिलरली ये तो ऐसा एज इट इज रह गया, फिर ये वाला जो ब्लू कलर का पार्ट है ये आपका यहाँ पे फिल हो गया। ठीक है, तो जो ऊपर का जो पूरा एरिया जो एक्स्ट्रा आ रहा था, वो पूरा इस रेक्टेंगल के अंदर आपका जो है फिल हो चुका है। ठीक है, तो इससे शायद आपको अच्छी फील आ गई होगी कि जो हमारा ऑरेंज कलर का जो हमारा इनिशियल जो मैंने ग्राफ बनाया था ऐसे करके, उस वही एरिया में इक्वल करना है। तो बेसिकली एवरेज वैल्यू फाइंड करने का मतलब ये है कि हमें एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसका अगर मैं जो फंक्शन की जो विड्थ है, जो इंटरवल की जो विड्थ है, अगर उसके साथ एक रेक्टेंगल बनाऊं तो उसका एरिया बराबर हो एरिया अंडर द कर्व के। ठीक है, अगर आपकी इसकी इंट्यूशन आपको आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं आ पाई है तो थोड़े दिनों बाद में भी आ जाएगी। तब तक आप ये फॉर्मूला एटलीस्ट आप ये याद रख सकते हो, वरना जिन्होंने इंट्यूशन आ गई जिनको, उनको तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको बस एक ऐसा एवरेज वैल्यू ढूंढनी है जिसको अगर वो विड्थ के साथ अगर रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, दैट शुड बी इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व ए से बी एफ एक्स, खत्म बात। लो, तो यहाँ से आपका के जो है वो 1 सेकंड में निकल जाएगा। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एवरेज वैल्यू इज द वैल्यू एट विच एरिया अंडर द कर्व इज डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। बस ऐसे अगर आपको बहुत ही वाहियात लेवल पे एक एब्स्ट्रैक्टिव डेफिनेशन रटनी है तो ऐसे कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से तो बेस्ट डेफिनेशन यही थी जो समझने के लिए काफ़ी अच्छी थी, कि जैसे पानी की बाल्टी होती है तो वो थोड़े दिनों में सेटल हो जाती है, तो ऐसे ये जो कर्व है ये अपने आप में सेटल हो जाए। ये यहाँ से भी दिख रहा है, देखो, जैसे ये जितनी चीज़ एक्स्ट्रा हमारे पास व्हाइट कलर की है वो मान लो यहाँ पे उसने फिल कर दिया इसको, और ये वाला यहाँ पे आपने इसको फिल कर दिया। तो दैट इज़ द मेन आइडिया एंड इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया, क्योंकि हर किसी को डर लगता है इस टाइप की चीज़ों से, पर ये जो कॉन्स्टेंट आता है ना, इससे किसी को डर नहीं लगता। ठीक है, तो एक तरीके से इसको मैं ऐसे भी पुट कर सकता हूँ कि कॉन्स्टिफाइंग अ नॉन कॉन्स्टेंट फंक्शन। ठीक है, ऐसे भी हम इसको पुट कर सकते हैं कि हाउ टू कॉन्स्टेंटिफाई, एक नया नाम बना देते हैं, कॉन्स्टेंटिफाई अ नॉन कॉन्स्टेंट फंक्शन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लूँ, मानो मैंने साइन एक्स का एग्जाम्पल लिया। ठीक है, तो जैसे साइन एक्स सबसे फेमस है हमारे सामने, मान लो मैं 0 से पाए में देख रहा हूँ, ये 0 है और ये आपका पाए है। ऑब्वियसली ये कर्व तो ऐसे जाता है, ठीक है, पर हमने अभी सिर्फ 0 से पाए में साइन एक्स का फंक्शन को कंसिडर किया है, और मैं बोल रहा हूँ कि बता भैया 0 से पाए में इसका क्या है, वो होगा क्या कहते हैं इसको, एवरेज वैल्यू क्या होगा इसका। तो एवरेज वैल्यू दिमाग में तुरंत इंट्यूशन के रूप में आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि मुझे एक ऐसी लाइन ढूंढनी है, मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है बेसिकली, कि जिसके साथ मैं 0 से पाए में अगर एक रेक्टेंगल बनाऊं, बेसिकली अगर मानो मैंने ये नंबर लिया यहाँ पर, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, तो ये जो रेक्टेंगल बनेगा दैट उसका एरिया शुड बी इक्वल टू द एरिया ऑफ साइन एक्स फ्रॉम 0 टू पाए। तो 0 से पाए में ये जो बने हैं ये दोनों आपके एरिया इक्वल होनी चाहिए। सिंपल भाषा में हम ये तक बोल सकते हैं कि ये जो चीज़ दे रखी है, ये जो हमारे पास जो आया है, ठीक है ना, ये जो ऑरेंज कलर का मैंने बनाया है, दिस शुड फिल अप ये वाला और ये वाला। ठीक है, इस वाले को और इस वाले को। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है कि जो ऑरेंज वाला बंदा है ये इसको फिल करेगा और इसको फिल करेगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, पर हमें तो अब ओरिजिनली फाइंड करनी है। इंट्यूशन तो चलो सही है, तुम्हें इंट्यूशन आ गई, पर अब फाइंड कैसे करेंगे? तो देखो, फाइंड करने का सिंपल फंडा है कि ये जो के है
ये k है मल्टीप्लाई बाय ये जो भी इसकी विड्थ है ना, इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, ये जो हाइट है यानी कि k इंटू पाई माइनस जीरो यानी कि पाई। दिस शुड बी इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व ऑफ साइन एक्स, यानी कि आप साइन एक्स का एरिया निकालना चाहते हैं फ्रॉम जीरो से पाई। ठीक है, अब ये कैसे निकाला जाएगा, तो इसको निकालने का भाई हमारे पास तो दो ही तरीके हैं, सिर्फ अभी तक तो दो ही तरीके हैं एटलीस्ट। एक तरीका तो वही कि आप स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कर लो, स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास कोई है ही नहीं, तो दूसरा एक ही तरीका बचता है लिमिट एज अ सम। अब लिमिट एज अ सम में भी अगर तुम करने बैठोगे तो तुम्हें बहुत टाइम लगेगा इसको करने में, क्योंकि तुम्हें साइन के फॉर्मूले रटा हुए होने चाहिए एंड स्टफ, तो जब वो तुम निकालोगे, ठीक है, तो मतलब काफ़ी देर लगेगी। पर अगर तुम्हें करना ही है तो चलो मानो कर दिया मैंने, सो इट वुड बी पाई बाय एन। ठीक है, फिर सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 से लेकर के एन, एफ के अंदर क्या आ जाएगा आर एच लिख देते हैं सीधे, आर एच क्या आ जाएगा पाई बाय एन, इस टाइप से आएगा। तो बेसिकली साइन का यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जब आप ये पूरी नौटंकी करोगे ना, आप करना मत बिल्कुल भी, क्योंकि करने की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट अभी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हें लिमिट भी ढंग से आता नहीं है। ठीक है, और तुम्हें वैसे भी कन्फ्यूजन तो है ही बहुत सारी, तो ये सब तो फालतू की कैलकुलेशन है। तो अगर तुम इसको करोगे ना, तो तुम्हारा जो आंसर है वो अप्रॉक्सीमेटली अगर तुम देखोगे तो 2 आएगा, और जब अच्छे से हम पढ़ लेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि इसका आंसर 2 कैसे आ रहा है। इस लिमिट का आंसर 2 आएगा। ठीक है, सो बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो ये हो गया कि k पाए इक्वल टू 2, तो k का आंसर कितना हो गया 2 बाय पाई, राइट। सो 2 बाय पाई हो गया। सो 2 बाय पाई अगर आप कैलकुलेटर में डालोगे तो इट वुड बी लाइक 0.63662। यहाँ पे मैं रुक गया और इसके आगे तक जा सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली k का आंसर क्या आ गया, ये आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ जिसकी हाइट जो है वो ये है 0 पॉइंट, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसकी हाइट जो है वो ये है 2 बाय पाई, या फिर हम चलो ये बोलते हैं 0.63662। तो इसको अगर आप इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालो, दैट वुड बी इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, एनीवेज, सो या दैट वाज द एवरेज थिंग। ये आपका एवरेज हो गया। ठीक है, कि हम कैसे एक्चुअल दुनिया में, जब आपसे ये बोला गया था, जो मैंने स्टार्टिंग करी थी जिस चीज़ से, टेम्परेचर वाली जो प्रॉब्लम थी हमारी बेसिकली, तो वो ऐसे सॉर्ट आउट करते हैं वहाँ पे जो आपके मैथमेटिशियंस बैठे हुए होते हैं वेदर फॉरकास्टिंग डिपार्टमेंट में। ठीक है, वो ऐसे इसको सेटल आउट करते हैं। वो एक ऐसा बीच की वैल्यू निकालते हैं सच दैट कि ये जो पूरा एरिया है ग्राफ के नीचे, दैट वुड इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल दस फॉर्म्ड। ओके, चलो ये तो एवरेज वाली बात हो गई। अब इसी से ना कुछ और इंटरेस्टिंग बातें हम कर सकते हैं, कुछ थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग से रिजल्ट्स भी हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन हम बना सकते हैं इसको देख करके। एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी और बहुत ही सिंपल सी है कि फिर से वही हमने कंटिन्यूस पे ही बात चल रही है, पूरी चीज़ आपकी कंटिन्यूस फंक्शन है, जहाँ पे अगर मैं बोल भी नहीं रहा तब भी तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मैंने कंटिन्यूस पे ही बात चलती है। फिर से कोई फंक्शन ले लेते हैं, मान लो f(x). ठीक है, ये थोड़ा घुमा हुआ सा फंक्शन लेते हैं, मान लें हमने कुछ ऐसा ले लिया, चलो ठीक है, ये मान ले a है, ये वही हमारा b है। ठीक है, सो a से b में हम जा रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि a से b में आपकी जो वैल्यूज़ हैं, ये पूरा फंक्शन है आपका। तुम ये बता सकते हो इस फंक्शन में सबसे ज़्यादा नीचे, सबसे कम वैल्यू कौन सी है। क्या तुम बोल सकते हो ये इसकी वैल्यू है जो सबसे 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 नीची वैल्यू है ये, राइट। तो मान लो इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू है जहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है, मान ले मैंने इसको बोल दिया m, स्मॉल m बोल दिया इसको मैंने। ठीक है, और तुम बता सकते हो इसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पर है। इत्तेफाक से वो वैल्यू यहाँ पर है, जरूरी नहीं है यहाँ पर हो। मान लो तुम b इसको ना लो, चलो ठीक है, नहीं ले रहे हम इसको भी, हम b थोड़ा आगे जाके ले ले रहे हैं। मान ले हमने b ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने b ले लिया, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब जो अगर मैं बोलूँगा इसकी हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर है इसकी हाईएस्ट वैल्यू, है ना। उसके बाद तो तुम देख सकते हो कि नीचे जाने लग गया, और उससे पहले भी नीचे ही था इससे, राइट। तो हाईएस्ट वैल्यू तो ये है। तो इसकी जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसको मैंने क्या बोल दिया, उसको मैंने कैपिटल M बोल दिया। ठीक है, तो इसको ऊपर तक ले जाते हैं। उसको मैंने क्या बोल दिया है, इस चीज़ को मैंने, ये जो वैल्यू है इसको मैंने बोल दिया है कैपिटल M। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे दो हाइट बना रहा हूँ तुम्हारे सामने, जो मैंने बनाई दी है ऑलरेडी। एक तो कैपिटल M, तो वो आपकी पूरी लाइन ये बनेगी इस इंटरवल में, और एक स्मॉल m जो कि आपकी हाइट जो है ये बनेगी। तो अगर मैं इन दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया निकालूं, तो जो स्मॉल m वाला है उसका एरिया तो कुछ ऐसा आने वाला है ये, राइट। तो ये एरिया कितना होगा, स्मॉल m इंटू ये विड्थ कितनी है b माइनस a। सही कह रहा हूँ मैं एकदम, राइट। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि कैपिटल M वाले को देखोगे तो उस वाले का तो पूरा एरिया इतना बड़ा आएगा, ये पूरा का पूरा जो रेक्टेंगल है, राइट। सही बात है, एकदम सही बात है। तो ये जो पूरा का पूरा आपका जो रेक्टेंगल है, राइट, दैट वुड बी इट। सो इसका जो एरिया आएगा वो कितना होगा, कैपिटल M इंटू b माइनस a। सही बात है एकदम। और जो मेरा फंक्शन है, जो मेरा व्हाइट कलर से जो मैंने बना रखा है फंक्शन यहाँ पर, वो तो ट्रैप्ड है ना इन दोनों के बीच में। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि जो मेरा जो व्हाइट कलर का फंक्शन है वो इन दोनों रेक्टेंगल्स के बीच में ट्रैप्ड है। तो अगर मैं व्हाइट कलर का जो मैंने बनाया है ये, अरे यार गया,
वही मैंने इतने अच्छे से डायग्राम नहीं बनाया ना, इस वजह से ऐसा हुआ। अगर मैं बनाता तो एकदम सही बैठता। चलो मैं कलर कर देता हूँ, है ना। तो ये जो मेरा वाइट कलर से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। मेन तो वो है कि आपको इंट्यूशन मेरे साथ शायद आ जाती होगी, मैं फालतू में इतनी चिक चिक करता हूँ ये वो करने के लिए। तो ये जो वाइट कलर का आपका पूरा एरिया है, ये इन इन दो रेक्टेंगल्स के बीच में है ना। एक तो आपका जो मैंने अभी येलो कलर से बनाया, ये वाला, ऐसा वाला, ये पूरा जो हमारे सामने बना हुआ था, ठीक है, येलो वाला। और फिर जो पिंक वाला था, हमारे सामने, ठीक है, वो पूरा ये हो जाएगा जो पिंक कलर से मैंने बना दिया। तो पिंक वाला इन सबसे बड़ा है, ठीक है। तो या एक मिनट, हाँ। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि येलो वाला जो है m/b-a, और फिर जो वाइट वाला है, मैं सब कुछ पिंक कलर से शो कर रहा हूँ इस टाइम पे, तो जो वाइट वाला है यानी कि हमारा एक्चुअल एरिया अंडर द कर्व a से b fx, इसको चाहो तो आप dx भी लगा लो, ठीक है। और बड़ा वाला रेक्टेंगल यानी कि m/b-a। क्या मैं ये क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा फंक्शन fx है वो इस वाले इन दोनों के हमेशा बीच में होगा, ठीक है। इनफैक्ट अगर fx आपका कांस्टेंट फंक्शन हो गया, मान लो अगर fx ही कांस्टेंट होता तो उसका मिनिमम और मैक्सिमम सेम होता, तो ये यहाँ पे हम इक्वलिटी का भी साइन लगा सकते हैं। तो ये आपकी वो इनइक्वालिटी बन गई। तो इस इनइक्वालिटी में ऐसा कुछ है नहीं वैसे, मतलब सिंपल सी इनइक्वालिटी है, ऐसा कुछ महान नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आप इसको, कई लोग डोमिनेशन लॉ बोलते हैं, कई लोग कुछ भी बोलते हैं, हमें मतलब नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है। ये हमें बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है जो हमें समझ में आ रहा है कि ये इसकी मिनिमम वैल्यू का रेक्टेंगल है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू का रेक्टेंगल है। तो भैया जो एरिया होगा वो इन दोनों के बीच में ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये बराबर कहाँ पे होगा? जब फंक्शन आपका कांस्टेंट हो जाएगा उस पर्टिकुलर सिनेरियो में, ठीक है। अच्छा जी, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। और मैं क्या बोल सकता हूँ? तो ये तो वो वाली बात हो गई। इनफैक्ट हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम इस पूरी चीज़ को b-a से डिवाइड कर दें तो ये ऐसा बन जाएगा m, ये आ जाएगा 1/b-a, और ये a से b fx dx, ठीक है, इस कैपिटल है, ठीक है। अब ये कुछ चीज़ तो मैं जानी पहचानी सी लग रही होगी भैया, ये जो चीज़ है ये तो हमारी जानी पहचानी सी है, इसी को तो हमने एवरेज बोल रखा है, राइट। तो कहने का मतलब ये कि जो एवरेज वैल्यू होती है फंक्शन की वो हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होती है। ये तो कॉमन सेंस था वैसे, ठीक है। मतलब ये मेरा प्रूफ नहीं था, मुझे तो बस ये एक इंटरेस्टिंग थी तुम्हें एक बतानी थी, ठीक है। पर तुम्हें ये बात काफ़ी तक लॉजिकल भी है ना, कि भाई अगर कोई भी जो मैंने अभी फंक्शन जैसे तुम्हारे सामने बनाया ऐसे करके, ठीक है, तो क्लियर सी बात है कि जो इसका एवरेज होगा वो जहाँ तक है वो ऐसा कुछ होगा जो मैंने बनाया यहाँ पर, ठीक है। तो क्लियरली वो मिनिमम और मैक्सिमम इन दोनों के बीच में एक वैल्यू है ना, राइट, एवरेज, ठीक है। सो ये भी एक इंटरेस्टिंग सा आपका रिजल्ट बन जाता है। एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, वो बस ये बोलता है कि वो इंश्योर करता है इस बात को, वो इस बात को इंश्योर करता है कि हमेशा एक ऐसी वैल्यू होगी ही होगी। तो अगर मेरा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है इन a to b, ठीक है, तो हमेशा एक ऐसी वैल्यू होनी ही चाहिए सच दैट कि उसका एवरेज उस वैल्यू पे एग्जिस्ट करे। मतलब क्या है इसका, कि हमेशा एक ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, मान लेते हैं उसको हमने के बोल दिया, सच दैट कि वो बराबर होगी इसके 1-b/a fx a से b तक। ये के हमेशा लाए करेगा इसके अंदर a से b में, ठीक है। तो उस बात का प्रूफ ही तो देखा है तुमने अभी भैया, कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन हुआ उसके लिए ये इनइक्वालिटी हमेशा सच है कि m/b-a फिर कैपिटल m/b-a, ठीक है ना। तो वैसे भी ये कॉमन सेंस है ना, तुम्हें यहाँ से नहीं दिख रहा हो अगर, तो तुम ऐसे बोल सकते हो, जैसे अगर मैं एक सिंपल सा फंक्शन बनाऊँ, मान लो मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है। तो ये अगर a है, ये अगर b है, तो ये इसकी मिनिमम हो गया, ये इसका मैक्सिमम हो गया। क्लियरली अगर मैं एक इसमें इसका एवरेज निकालना चाहूँगा तो वो कुछ ऐसा जाएगा, ये जाएगा इसका एवरेज, है ना। ये इसकी एवरेज वाली लाइन हो गई। तो ये जो पॉइंट इसने यहाँ पे कट किया है, ठीक है, इस एवरेज को ही तो हमने क्या बोला है, के बोल रखा है, क्योंकि इस एवरेज वैल्यू पे अगर मैं इस रेक्टेंगल का सम वो एरिया निकालूंगा, दैट वुड बी इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व ऑफ a to b, राइट। सो दैट वैल्यू के वुड ऑलवेज एग्जिस्ट, दैट इज द होल पॉइंट। तो ये एक थ्योरम होती है, वैसे इसको मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं, पर सिंपल सी ऑब्जर्वेशन थी तो मैंने ऐसे ही बता दिया कि ये हमेशा ऐसा एग्जिस्ट करेगा अगर कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन है तो, सही है। सो दैट इज ऑल, दैट इज कंप्लीटिंग आवर टॉपिक दिस एवरेज थिंग, कि ये एवरेज का क्या माजरा है, आई गेस समझ में आ गया होगा। तो अब अगली वीडियो में क्या करने वाले हैं, सो देखते हैं अगली वीडियो में क्या करेंगे। 3 चीज़ें हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट करनी है। पहला काम तो सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, ठीक है। दूसरा टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करना है, और चैनल जरा अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इस पर पूरा कोर्स मैं ऑलरेडी डाल रहा हूँ, या डल चुका होगा जब तक आप वीडियो को देख रहे हो। तो कैलकुलस डाल रहा हूँ, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर, 3D, और बिल्कुल बेसिक से एडवांस है, पहली बात। दूसरा,
टाइप वाइज है, जो कि कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये लिमिट का प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है, ये सब इतने ज्यादा डीप है, 40-40 घंटे के सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग है बॉस, ठीक है, टाइप वाइज। तो जाके चेकआउट करो चैनल को एक बार, ठीक है। सो आई थिंक सो तुम्हें अच्छा लगेगा।